student. So here is the third part of nationalism in India, that is towards civil disobedience movement. Towards civil disobedience, Mahatma Gandhi withdraw the non-cooperation movement. About the non-cooperation movement, I already discussed in my previous videos. Reason behind this was the movement becoming violent, and Mahatma Gandhi felt that Satyagraha need to be trained before they would be ready for mass struggle. And also in Congress, some leaders were tired of mass struggles and need to participate in elections that was held by Government of India Act of 1919. उन लोगों को ये फील होता था कि इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल. They argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic. As a reason, what happened? C.R. Das and Motilal Nehru form a Swaraj party to argue for a return to council पॉलिटिक्स. वो चाहते थे कि अगर वो एक पार्टी फॉर्म करे जिनका नाम उन्होंने स्वराज पार्टी रखा था, इसके थ्रू वो काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस आए और पॉलिटिक्स के थ्रू अपनी लड़ाई लड़ सके. बट जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वो फुल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे. उन्होंने सोचा, उनका मानना ये था कि वो पार्टी फॉर्म करने से कुछ नहीं होगा. अगर उनको अपनी लड़ाई लड़नी है तो उनको एग्रेशन से अपनी लड़ाई लड़नी होगी. Now, there were the factors that shaped Indian politics. It was about 1920. इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था. दैट इज कि हमारी जो इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक्स से हम क्या समझते हैं, हमारा जो देश का फाइनेंशियल स्टेटस है वो नीचे जाता जा रहा था, क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो भी 1920 से 1926 से फॉल होते जा रहे थे और 1930 में कोलैप्स्ड हो गए थे. और जो हमारे एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड थी वो भी नीचे गिरती जा रही थी, और जो हमारे जितने भी एक्सपोर्ट्स थे वो भी डिक्लाइन हो गए थे. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि एक न्यू टॉरी गवर्नमेंट बाय ब्रिटेन फॉर्म करी गई, जिसको एक स्टेट्यूटरी कमीशन जिसके लिए एक स्टेट्यूटरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर द गवर्नेंस ऑफ सर जॉन साइमन. किस लिए किया गया? ताकि वो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फंक्शनिंग, उसके सिस्टम को चेक कर सके. बट इस चीज में प्रॉब्लम क्या थी? इस चीज में प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन में कोई भी एक सिंगल भी इंडियन मेंबर प्रेजेंट नहीं था. जितने भी मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे. तो जब साइमन, ये जो सर जॉन साइमन थे, जब इंडिया आए तो इंडियंस ने इनको भगा दिया एयरपोर्ट से ही, गो बैक साइमन का नारा लगा के. साइमन कमीशन हमारी इंडिया में 1928 में आया था, और जितने भी इंडियंस थे, जितनी भी पार्टीज थी, सब ने सर जॉन साइमन को ग्रीट किया विद द स्लोगन गो बैक साइमन. Pune Swaraj. Now what happened was Britishers were afraid. So in an effort to win Indians over, तो उन लोगों ने क्या किया, एक वॉइस रॉय भेजा जिनका नाम था लॉर्ड इरविन. अक्टूबर 1929 में वो आए. उन्होंने एक वेग ऑफर यानी कि उसमें कुछ भी चीजें क्लियर नहीं थी, सब वेग थी. वो इंडिया को बोल रहे थे कि वो एक डोमिनेंट स्टेटस देंगे. डोमिनेंट स्टेटस माने जितने भी अफेयर्स हैं, इंटरनल अफेयर्स, वो इंडिया वाले खुद सॉल्व करेंगे. बट जितने भी आउटसाइड अफेयर्स है, लाइक फॉरेन पॉलिसी हो गई, ये सब, इन सब पे अभी भी ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल रहेगा. दूसरा, उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए. बट जो ये दो चीजें लॉर्ड इरविन ने प्रोवाइड करी, उससे कांग्रेस सेटिस्फाई नहीं हुई, और उन्होंने क्या किया, इन दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी. पूर्ण स्वराज माने फुल इंडिपेंडेंस. 26 जनवरी 1930 को उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, जिसमें उन लोगों ने प्लेज ली कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया में लाके रखेंगे. यही रीजन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी 26 जनवरी को ही इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि ये डेट हम कभी भी ना भूले. ये हमारी फर्स्ट डेट थी जिस टाइम हमने इंडिपेंडेंस अपने आप को घोषित कर दिया था कि हाँ, अब से हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं. नाउ हियर इज आवर सेकेंड टॉपिक, सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सॉल्ट हमारा एक पावरफुल सिंबल था जिससे हम अपनी कंट्री को यूनाइट कर सकते थे.
तो जनवरी 13, 1930 में महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा वॉइसरॉय इरविन को। उसमें उसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी, जिसमें से एक डिमांड सॉल्ट टैक्स, जो कि ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते थे इंडियन से, उसको अबॉलिश कर दिया जाए। सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जो हर एक आदमी, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, डे टू डे लाइफ में सब कंज्यूम करते थे और इजिली हम लोग इसे अपनी समुद्र के पानी से बना भी सकते थे। तो महात्मा गांधी ने यह भी बोला अगर उनकी ये डिमांड फुलफिल नहीं करी गई बाय 11 मार्च तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। बट इरविन को उनकी बातों को नेगोशिएट करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि वो क्या ही कर लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी डिमांड नहीं मानी। महात्मा गांधी ने एज अ रिजल्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। कौन सा कैंपेन? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया विद 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। द मार्च was over 240 miles from गांधीजी आश्रम टू गुजरात कोस्टल टाउन। गांधी जी का जो आश्रम था वो साबरमती में था, इसलिए जो उनकी मार्च थी, मार्च यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो मार्च थी वो गांधीजी आश्रम जो कि साबरमती में था वो गुजरात कोस्टल टाउन तक चला, जो कि दांडी में था। इस पूरी मार्च को कंप्लीट करने में 24 डेज लगे थे। हर दिन वो कम से कम 10 माइल चलते थे। अप्रैल 6 को वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, दांडी पहुंच गए और उन्होंने सिरेमोनिकली ये जो सॉल्ट लॉ था उसको वायलेट कर दिया बाय ओन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। नाउ व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस मूवमेंट? क्योंकि लॉ तो हमने तोड़ दिया था जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर लगाया था, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट। जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे उनको भी बॉयकॉट कर दिया था। लीकर शॉप्स को पिकेटेड कर दिया गया था, पिकेटेड यानी कि बंद कर दिया गया था, शट डाउन कर दिया गया था। पीजेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया था कि वो रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को पे नहीं करेंगे, साथ ही साथ चौकीदारी टैक्सेस भी वो पे नहीं करेंगे। इन बहुत सारी प्लेसेस में जितने भी फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉ वायलेट कर दिया था। एक फॉरेस्ट लॉ तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, वो प्लांटेशन इन स्वराज वाला। कॉलोनियल गवर्नमेंट रिएक्शन। अब ये जो पूरा रिजल्ट हुआ इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन था? तो उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वॉयलेंट क्लैशेस भी होने स्टार्ट हो गए। अब्दुल गफर खान जो कि गांधी जी का बहुत ही ज्यादा डिवोट था, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में, जिसकी वजह से जितना भी एंग्री क्राउड था वो स्ट्रीट पे आ गया। और ये जो अब्दुल गफर खान थे वो पेशवार में रहते थे, तो पेशवार में ये सब चीजें हुई थी। फिर महात्मा गांधी को ही अरेस्ट कर लिया गया शोलापुर से, जिसकी वजह से जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर थे उन्होंने शोलापुर में अटैक कर दिया। गवर्नमेंट ने इस सारे सीन पे ब्रूटल रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सबको मारना स्टार्ट कर दिया। जितने भी पीसफुल सत्याग्रही थे उन पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ जितने भी वुमेन एंड चिल्ड्रंस थे उनको भी मारना स्टार्ट कर दिया था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी कॉल्ड ऑफ कर दिया था। आफ्टर कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी इरविन के साथ एक पैक्ट में आ गए जिसका नाम इरविन पैक्ट भी हुआ, और ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसमें क्या था, गांधी जी ने अपनी कंसेंट दे दी थी कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। आपको याद होगा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड इरविन ने हमें 2 चीजें दी थी कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड करेगा, जिसपे कांग्रेस ने डिनाई कर दिया था कि हम नहीं आएंगे। तो गांधी जी ने कंसेंट कर दी थी कि हाँ भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे, जो कि कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दी थी। और उसके बदले गवर्नमेंट एग्री हो गई थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि उन्होंने पकड़े थे ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो उनको रिलीज कर देंगे। तो दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए, बट वहां पे जो नेगोशिएशन था वो नहीं हो पाया और वो डिसअपॉइंटेडली ही इंडिया वापस आ गए। और इंडिया आकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया। और वो क्यों किया? क्योंकि जब वो आए तो वहां पे उन्होंने देखा कि न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है इंडिया पे। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू और गफर खान भी जेल में हैं। साथ ही साथ कांग्रेस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया। सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स। ये सब रीजन की वजह से गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको रीलॉन्च कर दिया।